नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जैकबोर्ड क्लास 11 विषय अर्थशास्त्र का आज हम लोग सेट 3 को देखेंगे, जो कि जैकबोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या है सो 40 है और पूर्णांक जो है सो 40 है और समय जो है सो 1 घंटा रहेगा और एग्जाम में जो है सो समय 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2023-24 के लिए यह जो है सो मॉडल सेट 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देखिए कुछ सामान्य निर्देश में जो दिए गए हैं सो सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए, गलत उत्तर के लिए जो सो कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट होता है। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए प्रश्न नंबर 1 में है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन जो था सो किस अर्थशास्त्री का था दोस्तों? तो यह कथन अल्फ्रेड मार्शल का था। राइट आंसर ऑप्शन बी, अल्फ्रेड मार्शल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है दोस्तों? तो साधनों की दुर्बलता के कारण, साधनों की कमी के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, साधनों की दुर्लभता के कारण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, 3 में निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? कौन जो सो एक सांख्यिकी आंकड़ा जो सो नहीं है दोस्तों? तो भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। यह जो सो सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। भारत में बाढ़ के कारण जो है सो कई लोग जो है सो बेघर हो जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? पहला है स्टैटो, बी स्टैटिक्स, सी स्टेटस और डी स्टैटिक्स। तो किससे हुई है दोस्तों? तो स्टेटस से हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टेटस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, डैश सभी समस्याओं की जड़ है। तो सभी समस्याओं की जड़ क्या है दोस्तों? तो अभाव है, कमी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अभाव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। तो चर का उदाहरण क्या है दोस्तों? चर में कीमत में जो सो अप डाउन होते रहना। तो एक बेंच की लंबाई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एक बेंच की लंबाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? प्रतिदर्श जो है सो सर्वेक्षण से क्या लाभ है दोस्तों? तो कम खर्च, कम प्रगणक की आवश्यकता, कम समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न में किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन के लिए जो है सो सर्वेक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, भारत की जनगणना में किस प्रकार की सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? तो किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े जो है सो एकत्रित किए जाते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, साक्षरता, जनसंख्या के आकार और संरचना। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जाता है? तो किस विधि में जो है उत्तरदाता को प्रभावित किया जाता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीफोन सर्वेक्षण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है दोस्तों, 11 में है, वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु। तो 60 से 80 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो 60 + 80 बाय 2 कर दीजिए। और वैसे भी देखने से ही पता चल रहा है 60 और 70 के बीच क्या है? तो 60 और 80 के बीच क्या है दोस्तों? तो 70 है। और भाग भी देखिए, देख लीजिए 60 + 80 को जब भाग दीजिएगा तो 70 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये 70। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है, जो है क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कालानुक्रम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो चर को जो है सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 2। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, किसी वर्ग में सम्मिलित पदों की संख्या को कहते हैं। तो सम्मिलित पदों की संख्या को क्या कहते हैं?
तो आवृत्ति कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी आवृत्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, विभक्ति चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण डैश कहलाता है। विभक्ति चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ये बारंबारता वितरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, अंकगणितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? अंकगणितीय रेखाचित्र को जो है और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो काल श्रेणी आलेख के नाम से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये काल श्रेणी आलेख के नाम से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? तो बारंबारता बहुभुज जो है सो किससे व्युत्पन्न होता है? आयत चित्र से, दंड आरेख से, वृत्त आरेख से, या फिर घटक दंड आरेख से। तो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयत चित्र से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, एक अच्छी सारिणी में क्या सम्मिलित होता है? तो अच्छी सारिणी में क्या सम्मिलित होता है दोस्तों? तो अवशीर्ष सम्मिलित होता है, सारिणी संख्या, शीर्षक और उपशीर्षक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि जो है उपयुक्त है? समझने के लिए जो है सबसे आसान विधि जो है कौन सा है दोस्तों? सारिणी, पाठ विषयक और सी में आरेख और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरेखी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत डैश आता है? तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत जो है क्या आता है दोस्तों? तो बारंबारता बहुभुज आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बारंबारता बहुभुज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? मलमल जो है किस वस्त्र का जो है एक किस्म है? ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र और डी में पॉलिस्टर वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सूती वस्त्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, निर्यात अतिरेक से तात्पर्य है? तो निर्यात से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। निर्यात से तात्पर्य है आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में पूछा गया, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में जो सो औपनिवेशिक के तौर पर जो सो भारत में साक्षरता दर जो सो कितनी है दोस्तों? तो 16% से अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 16% से अधिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो भारत में जो सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी दोस्तों? तो बम्बई से पुणे के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बम्बई से पुणे, बम्बई एवं पुणे के बीच। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये निजी लाभ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में, 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर कितनी थी? तो संवृद्धि दर जो थी सो कितनी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8% वार्षिक, यानी साल में जो सो 8%। ठीक है दोस्तों, वार्षिक में साल, आप पूरे वर्ष में जो सो 8%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है? तो किस वस्तु का उत्पादन होता है दोस्तों? किस वस्तु का? तो बाजार में जिसकी मांग होती है उस वस्तु का जो होता है उत्पादन होता है, जिसके उत्पादन में लाभ भी होता है। विदेशों में जिसकी मांग हो उसका जो सो अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है, जिसकी मांग हो, लाभ हो, जिसके उत्पादन से लाभ होता है, विदेशों में मांग होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई? तो पंचवर्षीय योजना की संकल्पना जो सो किस देश से ली गई? तो रूस से। राइट आंसर ऑप्शन डी रूस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है? तो परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना क्या होता है? 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 25 वर्षों में या फिर 20 वर्षों में? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 20 वर्षों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारत में किस योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी पंचवर्षीय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में है, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? तो किस क्षेत्र को जो शामिल किया जाता है?
तो कृषि को शामिल किया जाता है, उद्योग को शामिल किया जाता है, पर्यटन को शामिल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है। तो दूसरे चरण का काल जो है क्या माना जाता है दोस्तों? तो 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों? तो 3। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में, विदेशी ऋण क्या है? तो विदेशी ऋण क्या है दोस्तों? तो विदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा लिया गया ऋण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? कितनी राशि जो सो IMF के दौरान जो सो ऋण के रूप में मिली थी? तो $7 मिलियन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, $7 मिलियन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया है? तो कितने जो सो लाइसेंस को अनिवार्यता को जारी रखा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में, HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? HCL टेक्नोलॉजी जो है सो किस प्रकार की कंपनी है? तो HCL टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है तो IT कंपनी का है। राइट आंसर ऑप्शन डी, IT कंपनी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नियमित सेवाओं को जो सो प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो बाह्य प्रापण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, जो कि इस सेट का जो सो अंतिम प्रश्न है, इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर सेट 3 का अंतिम प्रश्न है। भारत में LPG नीति में लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है। भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक जो है सो कौन सा है दोस्तों? तो आधार संरचना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, आधार संरचना। यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक जो सो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि सेट 3 जो सो इस चैनल पर जो सो अपलोड हो चुका है और उसे देखें और जैक बोर्ड 2024 में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। इसका एग्जाम जो सो 28 फरवरी 2024 को 2 बजे से स्टार्ट है। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।